हेलो एवरीवन। हाँ बेटा, तो आज फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड आपको आज करवाया जाएगा। ठीक है, तो बेटा यूनिट कौन सी है? यूनिट फर्स्ट। डाइवर्सिटी इन दी लिविंग वर्ल्ड, चैप्टर पहला द लिविंग वर्ल्ड। बेटा तो एनसीईआरटी अपनी अपनी खोल लो सारे बच्चे, है ना। एनसीईआरटी बेटा निकाल लो। एनसीईआरटी में यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो बेटा आ जाओ, फिर फर्स्ट लाइन देखो। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। बायोलॉजी बेटा क्या है? बायोलॉजी में क्या होता है? इसमें लाइफ फॉर्म होती है एंड लिविंग प्रोसेस चलती है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। बेटा अब ये वाला क्वेश्चन करो, इससे फिलिंग द ब्लैंक आ सकता है। यहाँ से देखो, बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ, फिर यहाँ बेटा फिलिंग द ब्लैंक्स। अब यहाँ एंड प्रोसेस, अब जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी वो कर लेगा। बायोलॉजी द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स, एंड प्रोसेस बेटा कैसी है? लिविंग। फिलिंग द ब्लैंक क्या आ सकता। फिर बेटा आगे देखो, द लिविंग वर्ल्ड कंप्रेसेस एन अमेजिंग डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा लिविंग वर्ल्ड में कैसी कैसी डाइवर्सिटी है बेटा? कैसी कैसी डाइवर्सिटी? लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी अमेजिंग बेटा देखने को यहाँ मिल जाती है। यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता है, लिविंग वर्ल्ड compresses an amazing diversity of living organism. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. बेटा अर्ली मैन जो थे उन्होंने बेटा किस में डिफरेंस दिया था? किसके किसके बीच बताया था? नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में डिफरेंस बताया था। तो इन्होंने क्या बोला है? इनएनिमेट मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द, हाँ बेटा यहाँ से देखो क्वेश्चन बन सकता। अर्ली मैन डिफाइंड, अर्ली मैन बेटा यहाँ से देखो फिलिंग द ब्लैंक। अर्ली मैन डिफाइंड सम ऑफ द, अर्ली मैन ने बेटा क्या डिफाइन किया था? इनएनिमेट मैटर और एनिमेट मैटर, यानी लिविंग और नॉन लिविंग को। तो बेटा क्या है इसमें? इनएनिमेट मैटर
in animate matter and some among the plants and animals. इसमें बेटा क्या क्या हो सकता है? बाइंड सी एंड फायर, बाइंड सी एंड फायर। अर्ली मैन ने बेटा क्या क्या डिफाइन किया था? इनएनिमेट मैटर और एनिमेट मैटर को डिफाइन किया था। इनएनिमेट में बाइंड सी फायर और एनिमेट में प्लांट्स एंड एनिमल्स। A common feature of all such forms of inanimate and animate object by the sense of way and fear। बेटा एक कॉमन फीचर क्या था इनएनिमेट और all such forms of inanimate and animate object, sense of way or fear that they evoked? The description of living organism including human being began much later in human history. Societies which indulged in the anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge। यहाँ से बेटा क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्वेश्चन बनेगा बाद में बताती जाऊंगी, है ना। सिस्टमैटिक एंड द monumental description of life forms the brought in out of the necessity detailed systems of identification, nomenclature, classification. The biggest spin-off the such study by the recognition of the sharing of similarity among the living organism both horizontally and vertically। बेटा इसमें क्या बताया गया है कि शेयर की गई है सिमिलरिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। दैट ऑल प्रेजेंट डे लिविंग ऑर्गेनिज्म आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड आल्सो टू ऑल ऑर्गेनिज्म दैट ever lived on this earth was a revelation which the humbled man and the lead to the cultural movements for the conservation of biodiversity. In the following chapter of this unit, you will get a description including classification of animals and plants from a taxonomist perspective। आगे देखो बेटा, अब आ जाओ, ये बेटा क्या था चैप्टर की डिस्क्रिप्शन में दिया गया था। सबसे फर्स्ट चैप्टर आप खोलोगे ना, यूनिट फर्स्ट, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। अब बेटा आ जाओ साइंटिस्ट जो दिए गए हैं अर्नेस्ट मेयर साहब, इनसे क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। बॉर्न ऑन 5 जुलाई 1904, बेटा इनका जन्म पूछ सकते हैं कब हुआ था, तो देखो 5 जुलाई 1904 बेटा इन कैम्पटन जर्मनी में। अर्नेस्ट मेयर द हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट, ये बेटा क्या थे, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट थे। हु हैज बीन कॉल्ड द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, ये बेटा यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये वाला, who has been called the Darwin of the Darwin of 20 बेटा सेंचुरी है, सेंचुरी बेटा ये किसको बोला था, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4,
तो बेटा 20th सेंचुरी, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं? अर्नेस्ट मेयर साहब को। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना? हु हैज बीन कॉल्ड डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी किसको बोलते हैं? अर्नेस्ट मेयर को। ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, है ना? अब आ जाओ, बाज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम। तो बेटा ये जो उस समय ये बेटा किसमें टॉप 100 साइंटिस्ट में आते थे। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी इनको बोलते थे, एलेक्जेंडर ऑफ जूलॉजी भी बोलते थे, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। बेटा इनको 3 प्राइज मिले थे। कौन कौन सा? बाल्जिन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी और क्रिफोर्ड प्राइज। तो इन्होंने बेटा क्या है, मेयर ज्वाइन द हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड द साइंसेस इन 1953 में ज्वाइन किया था, एंड द रिटायर्ड इन 1975 में रिटायर्ड हो गए थे हार्वर्ड फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से। एज्यूमिंग द टाइटल एलेक्जेंडर एक्सिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमरिटस थ्रू आउट हिज अर्ली, बेटा 80 ईयर, यानी कि क्या लिखा है इसमें 80 ईयर करियर हिज रिसर्च। बेटा इनका 80 ईयर तक करियर किसमें रहा था? रिसर्च में रहा था। स्पेंड द ऑर्थोलॉजी, द टेक्सोनॉमी, जियोग्राफी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक एंड द हिस्ट्री एंड द फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडली मेड द origin of species diversity the central question of evolutionary biology that it is today. He also pointed the currently accepted definition of the biological species. Mayer was awarded the 3 prizes widely regarded as the Triple Crown, अभी मैंने प्राइज बताया था बेटा, ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, बाल्जिन प्राइज इन 1983 में मिला था इनको, द इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी इन 1994 में मिला था। ये बेटा प्राइज पूछ सकता है नीट में। और एंड द क्रेफर्ड प्राइज कब मिला था? 1999 में। मेयर डाइड, यानी बेटा ये 100 ईयर के बाद मर गए थे। ये 100 साल के बेटा पूरे हुए तो मर गए थे 2004 में। इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। 1904 में बेटा बर्थ था और डेथ हुई थी 2004 में। अब बेटा आ जाओ एनसीईआरटी पे, चैप्टर पे आ जाओ। यहाँ से बेटा अगर बन सकेगा तो क्वेश्चन बनेगा। देखो द लिविंग बर्ड से बेटा कितना क्वेश्चन आता है? एक क्वेश्चन आएगा बस, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते इससे। एक या फिर बेटा हाईली चांस हो दो वैसे आते नहीं, एक ही क्वेश्चन आता है इससे। हाउ वंडरफुल इज द लिविंग बर्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज अमेजिंग, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, be it cold mountain, deciduous forest, ocean, fresh water, lakes, desert or hot spring, leaves us speechless. The beauty of galloping horse, the migrating bird, the ballet of flower or attacking shark evoke away and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a cell make us deeply reflect on what needed is life. This question had 2 implicit questions within it. The first is a technically one and the seek answer to what living is as opposed to the non-living. And the second is a philosophical one and seek answer to what the purpose of life. बेटा देखो मैंने बाकी इतना सब पढ़ा दिया, तुम्हें कुछ समझाया तो नहीं बस, क्योंकि यहाँ से बेटा क्या क्वेश्चन बनेगा? कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं बन सकता है। हाँ बेटा क्वेश्चन बनेंगे इस चीज पे, देखो 2 पे, व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ। अभी आगे आपको देखो हम दिखाएंगे क्वेश्चन, देखो कैसे कैसे बनेंगे इस पे। PYQ भी आए हुए हैं,
इसी एक चीज पे बेस। व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ, लाइफ का पर्पज क्या है। As scientists, we shall not attempt answering the second question. We will try to reflect on what is living. Important है इसमें what is living. Living क्या है। अब बेटा diversity in the living world. If you look around, you will see large variety of living organism. बेटा जब हम लोग अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या देखते हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। प्लांट्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म बेटा देखते हैं लार्ज नंबर्स में, लार्ज नंबर्स, लार्ज मोर देन, बेटा बहुत सारे नंबर्स में क्या देखते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी देखते हैं। बी इट पुटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, मैंने बेटा प्लांट देखते हैं, इंसेक्ट देखते हैं, बर्ड्स देखते हैं, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। There are also several organisms that you cannot see with your naked eye. बेटा कुछ तो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। But they are all around you. If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organism that you see would increase. यहाँ से देखो बेटा क्वेश्चन बन सकता है, if you make to increase the area, if you were to increase the area, if you were to increase the, अगर बेटा तुम एरिया बढ़ाते हो तो क्या बढ़ेगा बेटा, अगर एरिया से जितनी भी ज्यादा एरिया में तुम देखते जाओगे, एरिया जितनी ज्यादा बढ़ाते जाओगे तो तुमको क्या मिलती जाएगी, तुम ऑब्जर्व करोगे बेटा लार्ज नंबर ऑफ वैरायटी को। क्या बढ़ता जाएगा, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्रीज। अगर बेटा क्या होगा, अगर तुम एरिया बढ़ाओगे तो क्या बढ़ता जाएगा, वैरायटी बढ़ती जाएगी ऑर्गेनिज्म की। जितना ज्यादा बेटा एरिया तुम इसे यहाँ से कहीं और, जितनी ज्यादा तुम एरिया में देखोगे, एरिया में बढ़ते जाओगे, जितनी भी ज्यादा एरिया बेटा इंक्रीज होगी वैसे ही ऑर्गेनिज्म की बेटा वैरायटी बढ़ती जाएंगी। तुम ऑब्जर्व करोगे बेटा कि जितनी ज्यादा तुम एरिया बढ़ा रहे हो उतनी ज्यादा ऑर्गेनिज्म की वैरायटी तुम्हें और ज्यादा मिलती जा रही है। Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kind of living organism. Each different kind of plants, animal or organism that you see represent a species. The number of species that are known and described range. बेटा स्पीसीज, ये तो कुछ बेटा सबको पता होगा, कितने स्पीसीज बेटा डिस्क्राइब हो चुकी हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख। द रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, और बेटा क्या है, रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। कितने हैं, 1.7 से 1.8 मिलियन या 17 से 18 लाख। We should remember here that as we explore new area and even old ones, new organisms are continuously being identified. अभी मैंने बताया बेटा अगर एरिया बढ़ेगा तो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे।
भाई दिया गया बेटा बी एक्सप्लोर न्यू एरिया। बेटा न्यू एरिया, जैसे जैसे न्यू एरिया बेटा एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली आइडेंटिफाइड, नए ऑर्गेनिज्म बेटा कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे। एज द स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन अवर ओवन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। बेटा यहाँ ये बताया जा रहा है कि हम जानते हैं जैसे प्लांट हुआ, एनिमल हुआ, हमारे एरिया में बेटा जैसे आम का वृक्ष है, उसको हम आम को बेटा आम का प्लांट है, उस पर आम लगते हैं, हम उसको यही जानते हैं कि मैंगो ट्री है ना। अब बनाना ट्री को हम बनाना ट्री के नाम से जानेंगे, ठीक है। अब ये को हमारी कंट्री में, यानी अभी हम यहाँ पे बेटा कहाँ पे हैं, अब तुम दिल्ली में हो तो दिल्ली बनाना को बनाना बोलते हैं, कानपुर में बनाना को बनाना बोलते हैं बेटा। वहीं तुम कहीं और चले जाओगे तो वहाँ बनाना को बनाना नहीं बोले, किसी अलग कंट्री में जाओगे वहाँ कुछ और बोलेंगे, पाकिस्तान में कुछ और बोलते होंगे, अमेरिका में कुछ और बोलते होंगे बेटा। हर जगह बेटा क्या होता है, नेम चेंज होता है, तो लोकल नेम बेटा वैलिड नहीं है। तो दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लोकल नेम बेटा क्या होता है, वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। इवन विद इन ए कंट्री प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन। बेटा क्या इससे क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी did not find way and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about। बेटा एक सेकेंड रुकना। हाँ तो बेटा कहाँ पे थे, जो लोकल नेम्स होता है वो वेरी करता है बेटा प्लेस टू प्लेस, इवन विद इन ए कंट्री। यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन, बेटा इससे कंफ्यूजन पैदा हो रहा था। वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वे एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर to refer to organism we are talking about, hence there is a need to standardize naming of living organism। इसीलिए बेटा क्या हुआ था, नेमिंग बेटा स्टैंडर्डाइज, यानी कि एक बेटा इसे कोई आम है बेटा तो आम का एक पर्टिकुलर नाम होना चाहिए जो प्रत्येक कंट्री में उसको बेटा हर कोई जाने, है ना। तो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर दी वर्ल्ड। बेटा पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेम नेम होना चाहिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड में। यहाँ देखो बेटा ये क्वेश्चन हो सकता है। आगे का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज known by the same name अब बेटा यहाँ तुमको दे दिया फिलिंग द ब्लैंक्स। इसमें क्या होगा, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को बेटा अभी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम, फिर ऑल ओवर दी वर्ल्ड। तो बेटा एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म उठा लो, उसका बेटा एक पर्टिकुलर नाम दिया गया उसको, जिसको बेटा यहाँ पे भी मतलब
कोई भी प्लेस ऐसा ना हो जिसको वहाँ, जैसे यहाँ आम है, मतलब केला है या फिर बरगद, कोई भी A to Z ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होना चाहिए इसका यहाँ नाम कुछ और है और दूसरी कंट्री में कुछ और नाम है, मतलब सेम नेम होना चाहिए एक ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरे संसार में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी नोमेनक्लेचर। इस प्रोसेस बेटा क्या बोला, प्रोसेस को क्या बोला, नोमेनक्लेचर। इसको क्या बोल दिया बेटा, नोमेनक्लेचर बोल दिया था। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच्ड टू। दिस इज आइडेंटिफिकेशन। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedures to assign a scientific name to each known organism। बेटा प्रत्येक ऑर्गेनिज्म को जिसको हम जानते हैं उसका क्या होना चाहिए, साइंटिफिक नेम होना चाहिए। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड, जिसको बेटा क्या कर सके, सभी बायोलॉजिस्ट एक्सेप्ट कर सकें पूरे संसार में। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया which are provided in international code for botanical nomenclature। बेटा हाँ ये चीज देख लो तुम, ICBN और ICZN, यहाँ पे देखना कंफ्यूजन कहाँ पे होगा। क्या है, ICBN और ICZN, ICBN और ICZN, इंटरनेशनल। इसमें जो एक में फॉर है और एक में इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। अब इसमें क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो कहाँ पे गलती होगी बेटा, फॉर और ऑफ में है ना, यहाँ पे तो जो बेटा बॉटेनिकल के लिए है उसमें फॉर आया है, जो जूलॉजिकल के लिए है उसमें ऑफ आया है, ठीक है। तो इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। The scientific name ensure that each organism has only one name। ये मैंने आपको बताया था, एक ऑर्गेनिज्म का एक नेम होना चाहिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड enable the pupil in any part of the world to arrive at the same name। इसमें बेटा ये दिया गया है कि एनी ऑर्गेनिज्म, कोई भी बेटा ऑर्गेनिज्म है उसका कोई भी पार्ट है उसका भी सेम नेम होना चाहिए ऑल ओवर दी वर्ल्ड। दे आल्सो इंश्योर दैट सच ए नेम हैज नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म।
हाँ बेटा, ये दिया गया है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म को बेटा एक नाम दे दिया गया है तो वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो नेम यूज नहीं हो सकता। जो नेम एक ऑर्गेनिज्म को मिल गया वो उसी पे वैलिड होगा, दूसरे ऑर्गेनिज्म का वो नेम नहीं हो सकता। हम लोगों में तो होता है, हमारा नाम है अभी तो वो नाम कोई और भी रख सकता है, लेकिन बेटा ये साइंटिफिक पद्धति में नहीं चलता है ना, एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम होता है। बायोलॉजिस्ट फॉलो universally accepted principle to provide scientific name to non-organism. Each name has two components. बेटा प्रत्येक नेम के क्या होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक नेम। जेनेरिक और स्पेसिफिक, पहले बेटा जेनेरिक, दूसरा स्पेसिफिक। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। जो बेटा ये क्या करता है, सिस्टम क्या करता है, प्रोवाइड करता है नेम, उसको क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय बाइनोमियल नोमेनक्लेचर बेटा किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने। Being practiced by the biologists all over the world, this naming system using a two-word format was found the convenes. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better. The scientific name of mango written as Mangifera indica. पहला जेनेरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। तो पहला बेटा क्या होगा? आम का बताया गया तो मैंगीफेरा, इसमें आम का दिया है मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा indica. Let us see how it is a binomial name. In this name, Mangifera represent the genus. Mangifera क्या represent करता है? Genus यानी generic name, और ये है specific epithet. Indica is particular species or a specific epithet. Other universal rule of nomenclature are as follow. बेटा हमने आपको ये तो बता ही दिया, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका। तो बेटा ये एम क्या है? ये कैपिटल है और ये स्मॉल है। तो स्पेसिफिक बेटा स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल होगा और जेनेरिक नेम कैपिटल होगा। अब बेटा ये 4 दिए गए हैं ना नोमेनक्लेचर के, जो अबर यूनिवर्सल रूल, ये बेटा 4 क्या है? यूनिवर्सल रूल है। इनसे देखो क्वेश्चन बन सकता है, ये देख लो। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन किस में बेटा कर रहे हैं? लैटिन में, एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये दो बेटा याद रखोगे। जो बायोलॉजिकल नेम होगा बेटा उनको जनरली लैटिन, बायोलॉजिकल नेम बेटा किसमें होंगे? जनरली होंगे लैटिन में, एंड लिखे किसमें जाएंगे? इटैलिक्स में। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन। बेटा इसमें ये दिया गया है कि ये लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन, यानी कि जो बेटा लिया गया है, ये किससे लिया गया है? लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, और लिखा किसमें जाएगा? इटैलिक्स में। तो ये बेटा पॉइंट याद रखोगे। ये आपको पता है किस में मिल सकते हैं? ये आपको ट्रू फॉल्स में मिल सकते हैं।
द फर्स्ट बर्ड इज ए बायोलॉजिकल नेम, सबसे पहला बेटा नेम कौन सा है? बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, जीनस इसको ही बेटा जीनस बोलेंगे ना, यही जीनस है, जीनस या जेनेरिक नेम। फर्स्ट बर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट जीनस, बायोलॉजिकल नेम बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है? जीनस। while the second component denote the specific epithet, पहला बेटा जेनेरिक नेम या जीनस या सेकंड स्पेसिफिक एपिथेट, जेनेरिक रहेगा कैपिटल और स्पेसिफिक रहेगा स्मॉल। बोथ बर्ड्स इन ए बायोलॉजिकल नेम द हैंड रिटन आर ए सेपरेटली अंडरलाइन, बेटा सेपरेट लिखे जाएंगे और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, रिटन जब हाथ से लिखे जाएंगे प्रिंट किए जाएंगे तो किसमें किए जाएंगे? इटैलिक्स में। टू इंडिकेट्स देयर लैटिन ऑरिजिन, बेटा इनका ऑरिजिन कहाँ से हुआ है? लैटिन लैंग्वेज से। और अंडरलाइन या फिर रिटन यानी लिखे जाएंगे तो लिखे जाएंगे इटैलिक्स में। द फर्स्ट बर्ड डिनोटिंग द जीनस, पहला बर्ड बेटा क्या डिनोट करता है? जीनस। और सेकेंड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, बता दिया था मैंने मैंगीफेरा का लिख के। while the specific epithet start with a small letter, it can be illustrated with the example of मैंगीफेरा इंडिका। देखो 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 पॉइंट में बेटा मैंगीफेरा इंडिका को ही समझाया गया है। इसमें ये बताया गया है फर्स्ट जेनेरिक नेम या जीनस, सेकेंड स्पेसिफिक या स्पेसिफिक एपिथेट। तो बेटा जेनेरिक या जीनस को बेटा कैसे लिखेंगे? कैपिटल, इसका फर्स्ट वर्ड रहेगा कैपिटल और सेकेंड स्पेसिफिक या एपिथेट का रहेगा स्मॉल। जैसे बताया बेटा जनरली इन लैटिन, इनका ऑरिजिन बेटा जो हुआ है वो लैटिन लैंग्वेज से हुआ है, लेकिन ये अंडरलाइन हैंड रिटन जब इनको लिखते हैं बेटा तो लिखते हैं इटैलिक्स लैंग्वेज में, है ना, मैंगीफेरा इंडिका। और जो साइंटिस्ट बेटा इस नेम को देगा उस साइंटिस्ट का नाम लिख देंगे लास्ट में। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन ए एप्रोसिएटेड फॉर्म मैंगीफेरा इंडिका लिन। देखो यानी देखो ये किसने दिया है? लिन लिखा है कैरोलस लीनियस ने, ये किसने दिया है? कैरोलस लीनियस ने। तो मैंगीफेरा इंडिका लिन। इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय लीनियस, यानी ये स्पीसीज बेटा मैंगीफेरा इंडिका जो है वो किसने दी है? ये लिन यानी लीनियस ने दिया है। ये बताता है कि इस स्पीसीज को यानी आम को सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया है? लीनियस ने, कैरोलस लीनियस साहब ने दिया गया है, इसलिए इसको एब्रिशिएट करेंगे लिन से। तो मैंगीफेरा इंडिका लिन सबसे पहले क्या दिया गया था? हाँ ऑथर का, हाँ ऑथर नेम लिखना है, फिर फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट, फिर ऑथर नेम। मैंगीफेरा इंडिका लिन। Since it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this process. This process is classification. अब बेटा नोमेनक्लेचर तो हो गया, अब क्लासिफिकेशन देख। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय which anything is grouped into conveys category based on some easily observable character. क्लासिफिकेशन बेटा किसके बेस पे करते हैं? हम पहले कुछ क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं करेक्टर को, उसके बेसिस पे करते हैं क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल बी इजली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग है, कैट है और इंसेक्ट है। द मोमेंट बी यूज एनी दीज टर्म बी associated certain characters with the organism in that group. What image do you see when you think of a dog? Obviously each one of us will see dogs and not cats.
Now, if we were to think of the essence, we know what we are the talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animals with the external ear and body hair. बेटा इसमें ये दिया गया है, तुम मैमल्स बोल सकते हो किसको, जिसके एक्सटर्नल ईयर है, बॉडी पर हेयर है। बॉडी बेटा हल्के हल्के रोमा टाइप हेयर सभी को, तो उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स बोल सकते हो, जिनकी एक्सटर्नल ईयर हो, बॉडी पर हेयर हो। लाइक वाइज इन द प्लांट, इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ व्हीट, गेहूं का पौधा, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी ऑफ व्हीट प्लांट। बेटा इसमें ये दिया गया है, जैसे अगर तुमने चावल, अगर तुमने राइस का पौधा देखा है, राइस प्लांट हो चाहे व्हीट प्लांट हो, बेटा अगर आपने देखा, अगर आपने एक बार देख लिया फिर आप उसको दोबारा देख रहे, तो आपके दिमाग में तुरंत वही पिक्चर आती है ना कि ये तो मैंने पहले देखा है। तो इसमें ये दिया गया, अगर आपने व्हीट प्लांट देखा है तो आपके दिमाग में बेटा क्या आएगा, गेहूं का ही पौधा आएगा, ना कि गेहूं की जगह चावल का नहीं आ जाएगा। नॉट ऑफ राइस और एनी अदर प्लांट, हेंस ऑल दीज डॉग्स, कैट, मैमल्स, बीट, राइस प्लांट, एनिमल्स, इट्स आर कन्वेंस कैटेगरी बी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। The scientific term for these category is taxa। बेटा साइंटिफिक टर्म यदि कैटेगरी वाइज बांटने को, बेटा क्लासिफिकेशन करने के लिए क्या किया गया था, ऑर्गेनिज्म को कैटेगरी वाइज बांटना था, उसको क्या नाम दिया था, टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate category at very different level। टैक्सा बेटा क्या इंडिकेट करता था, कैटेगरी को किस पे बेटा, डिफरेंट लेवल पर। प्लांट्स आल्सो फॉर्म ए टैक्सा, प्लांट्स बेटा क्या है, एक टैक्सा है। Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dog are all taxa. But you know that a dog is a mammal and mammal are animals. Therefore, animals, mammals and dogs represent taxa at different level. सभी बेटा मैमल्स हो, डॉग्स हो, एनिमल्स हो, सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट लेवल पर। प्रत्येक क्या है, एक बेटा टैक्सा है। Hence, based on characteristic, all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is, इस बेटा क्लासिफिकेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी। External and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism are essential and form the basic of modern taxonomic study। Characterization, identification, classification, nomenclature। टैक्सोनॉमी बेटा क्या करते हैं, सबसे कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर नोमेनक्लेचर करते हैं। तो ये क्या है बेटा, प्रोसेस है बेसिक टू टैक्सोनॉमी।
क्लासिफिक क्वेश्चन बेटा ऐसे आ सकता है, टैक्सोनॉमी में जो प्रोसेस बेटा आती है, प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी वो कौन कौन सी है? इसका बेटा क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इसका ना क्रम लिखा रहता है। कैरेक्टराइजेशन पहले क्या करते हैं? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। या फिर आइडेंटिफिकेशन करते हैं पहले, या फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, या फिर कैरेक्टराइजेशन करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। ये क्वेश्चन बताओ। देखो इसमें लिखा, हेंस द कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक टू टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी बेटा न्यू नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन interested in knowing more and more about the various kinds of organism, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for their basic need for food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classifications were based on use of various organisms. Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversity, but also the relationship among them. This branch of study was referred to as systematic. बेटा जिसमें ये स्टडी होती है इसको भी क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। तो बेटा इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताए क्या होगा? इसका बेटा क्रम पूछते हैं तो पहले क्या करते हैं? कैरेक्टर देखते हैं, फिर वो कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर क्लासिफिकेशन करते हैं, फिर उनका नोमेनक्लेचर करते हैं। The word systematics is derived from the Latin. बेटा सिस्टमैटिक जो वर्ड है वो कहाँ से आया है? लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन जो वर्ड है सिस्टमा, उससे क्या आया है? सिस्टमैटिक्स, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. The scope of systematic was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics take into account evolutionary relationship between organisms. अब बेटा आ जाओ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी पर।
क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस। बेटा क्लासिफिकेशन क्या है, एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, बट involves hierarchy of step in which each step represents a rank or category। each step बेटा क्या रिप्रेजेंट करता है, रैंक और कैटेगरी रिप्रेजेंट करता है। since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called the taxonomic category, and all category together constitute the taxonomic hierarchy। each category referred to a unit of classification in fact represent a rank and is commonly named as taxa। रैंक बेटा क्या बोला, टैक्सा। एक मिनट, taxonomic category and hierarchy can be illustrated by an example। insect represent a group of organisms sharing common feature like 3 pair of jointed legs। it means insects are recognizable concrete objects which can be classified and thus were given a rank or category। can you name other such group of organisms? remember, groups represent category, category further denotes rank। each rank or taxon in fact represent a unit of classification। these taxonomic groups category are distinct biological entity and not merely morphological aggregates। बेटा क्वेश्चन बनेगा, वहां बताती जाऊंगी मैं, है ना, क्वेश्चन बनेगा बताती जाऊंगी मैं। taxonomical study of all known organisms have lead to the developmental of common categories such as kingdom, phylum और taxonomical study में क्या आता है, कॉमन कैटेगरी, किंगडम, फाइलम और डिवीजन आता है प्लांट के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द lowest category। now the question you may ask is how to place an organism in various categories। the basic requirement is knowledge of characters of an individual or groups of organisms। this help in identification similarity and dissimilarity among the individual of the same kind of organism as well as other kind of organism। टैक्सोनॉमिक स्टडी में क्या आता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। इधर देखो, यहाँ इसका क्रम पूछ, टैक्सोनॉमिक स्टडी इसका क्रम पूछ लेते हैं ना। ऐसे नहीं, किंगडम है, किंगडम, फाइलम और प्लांट के लिए बेटा डिवीजन, किंगडम, फाइलम, किंगडम है, फाइलम है, क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है। क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है और फिर जीनस है। ये है एनिमल के लिए और ये है प्लांट के लिए, है ना। तो बेटा इसी का क्रम पूछ लेते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। इसका बेटा क्या पूछ लेते हैं, क्रम पूछ लेते हैं।
ऐसे पूछेंगे आपको, इसका क्रम पूछ लेंगे। किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास की जगह ऑर्डर कर देंगे, ऑर्डर की जगह जीनस कर देंगे, मतलब उल्टा सीधा कर देंगे, लेकिन आपको सीधा इस सीधे क्रम में याद कर लेना है। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसका क्रम बेटा आ जाता है नीट में। एक क्वेश्चन आएगा बेटा इस चैप्टर से, दो तो क्वेश्चन आते ही नहीं है कभी भी बेटा, और ये भी नहीं कह सकते नहीं क्या पता आ जाए, लेकिन मोस्टली हाई चांस बेटा ये था ये क्वेश्चन ही बनता है इससे, यहाँ से भी रहता है कि बन जाता है। अब बेटा आ जाते हैं स्पीशीज पे, है ना।